है एवरीवन। हम देख रहे हैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेटरी बॉडीज़ हैं जो कि एबीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के यूनिट 10 का पार्ट हैं। तो वेलकम यू इन द सीरीज़ ऑफ नॉलेज वूक। मैं मोहित चौबे आपके साथ ये पूरा यूनिट इस प्लेलिस्ट के साथ लेकर आया हूँ। चलिए, हम बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात। हम इसमें देखेंगे क्या इनकी पावर्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं, क्या रोल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इनको जगह मिली है और इनके महत्व या इनके फंक्शंस के बारे में भी हम जानेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये कौन है? तो हम इनको भारत सरकार का सीए भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में समझते हैं। डिस्कस्ड इन आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 में इसके बारे में जानकारी मिलती है। यह इंडिया के ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। यह गार्जियन होता है पब्लिक पर्स का, मतलब पूरे भारत का जो भी खर्च होता है उसका यह हिसाब किताब लगाता है। तो हम कह सकते हैं कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया और हमारे ही भारत का खर्च मतलब हमारे ही जेब का खर्च, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आर्थिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंट्रीब्यूट करते ही हैं। तो कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया एट सेंटर एंड स्टेट, जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, जितना भी मुद्रा से जुड़ा, जितना भी लेन देन से जुड़ा जितना भी तंत्र है, वह चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, उस स्तर पर जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वह देखता है। बी आर अम्बेडकर ने बहुत खूबसूरत से शब्द कुछ कहे थे, वह थे द कैक शैल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफिसर अधिकारी होगा भारतीय संविधान के अंतर्गत। यह सेंटेंस था बी आर अम्बेडकर का, शायद कभी पूछ लिया जाए। अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स की बात करते हैं। तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के माध्यम से किया जाता है। जाहिर सी बात है कि यह एक संवैधानिक पद है, तो इसका अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के माध्यम से ही किया जाएगा। टेक सब्सक्राइब फॉलोइंग ओथ एफर्मेशंस, ये वचन या फिर शपथ जो है, ये फॉलोइंग जो 4 सेंटेंस हैं इनके तहत ये अपने वचन या शपथ लेते हैं। पहले, टू बी ए ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह भारतीय संविधान में पूर्ण विश्वास और जो भी इनका डेडिकेशन है या जो भी इनका न्यौछावर है, कहते हैं हम कि हम निष्ठा और विश्वास रखेंगे। अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हम भारत की जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है उसको लेकर चलेंगे। सॉवरेन मतलब संप्रभुता और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, हम जो भी काम करेंगे अपनी पूर्ण निष्ठा और जो हमारी क्षमता है उसका हम सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा देने की कोशिश करेंगे। नॉलेज एंड, चाहे वो एबिलिटी हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे जजमेंट परफॉर्म्ड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। विदाउट फियर एंड फेवर अफेक्टिंग और इल विल, मतलब हम किसी भी प्रकार से किसी भी विशेष वर्ग का फेवर मतलब उसके लिए झुकाव नहीं रखेंगे, और ना ही हम किसी प्रकार से अफेक्ट होंगे, किसी प्रकार से हम प्रभावित होंगे, और ना ही हम किसी नकारात्मक विचारधारा के साथ कोई काम करेंगे। टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, और हम संविधान और जो हमारे नियम हैं इन सब का पालन करेंगे। तो इस तरीके से कुछ जो संविधान से जुड़े तत्व हैं या संविधान से जुड़ी बातें हैं उनके बारे में यह शपथ या फिर वचन लेते हैं। होल्ड्स ऑफिस फॉर 6 ईयर्स फॉर 65 ईयर्स ऑफ एज, यह अपना पद, अपने ऑफिस को 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक ग्रहण करते हैं, और इसके पहले अगर इनकी 65 वर्ष की आयु हो जाए तो इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष से कम भी हो सकता है। क्योंकि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के माध्यम से होता है तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट के लिए ही इनके द्वारा दिया जाता है। रिमूव बाय प्रेसिडेंट इन मैनर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमने पहले के संवैधानिक जो भी आयोग थे उनमें देखा था कि उनके सदस्यों को अगर प्रेसिडेंट को हटाना हो तो किस तरीके से हटाया जाता है, तो हमने जाना था कि सुप्रीम कोर्ट जज की तरह इनको हटाया जाएगा। वैसे ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी सुप्रीम कोर्ट जज की तरह ही हटाया जाएगा, जहाँ एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, दोनों सदनों में उसको पास किया जाएगा 2/3 मेजॉरिटी के साथ, जो कि सदन की टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।
इंडिपेंडेंस। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब एक बार जब इनको अपॉइंट कर दिया जाए तो इनके 65 वर्ष की आयु अथवा जो 6 साल का कार्यकाल है उसके पूर्व इनको नहीं हटाया जा सकता। रिमूव्ड एट द प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको उसी आधार पर हटाया जाएगा जिस प्रकार का प्रोसीजर व्यवस्था संविधान में की गई है। नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट, एक बार कैग पद पर बैठने वाला सदस्य या व्यक्ति या मेंबर दोबारा फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए दोबारा नियुक्त होने के लिए एलिजिबल नहीं है। सैलरी एंड सर्विस डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, जो भी सैलरी है और जो भी सर्विसेज हैं वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती हैं, पार्लियामेंट उसका निर्धारण करती हैं या पहचान करते हैं। इक्वल टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनकी जितनी भी सैलरीज और जो भी इनके साथ अलाउंसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। मतलब ये सभी इनके इंडिपेंडेंस हैं, इनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं और प्रमोशन देते हैं कि हाँ आप इन मुद्दों पर स्वतंत्र हैं तो आप आगे अपना काम कर सकते हैं। सर्विस कंडीशंस कांट बी अल्टर्ड टू डिसएडवांटेज, इनकी जो भी सर्विस कंडीशंस हैं एक बार जब इनको अपॉइंट कर लिया गया तो उनको इनकी डिसएडवांटेज में, मतलब इनको नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले किसी भी तौर पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको 1 लाख रुपए सैलरी के साथ अपॉइंटमेंट दिया गया, इनकी सैलरी के साथ कुछ अलाउंसेस दिए गए, मतलब इनकी सर्विस के साथ इनको कुछ अलाउंसेस दिए गए, अथवा इनको किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस दिया गया, जो भी इनको सकारात्मक, जो इनकी पर्सनालिटी को, जो इनके दायित्वों को सकारात्मक हो, जो इनको लाभप्रद हो, उसमें नकारात्मक प्रभाव के साथ कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सर्विस कंडीशंस ऑफ पर्सन्स वर्किंग अंडर कैग आर प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेड विथ CAG, अगर सर्विस कंडीशंस को, जो सर्विस कंडीशंस ऑफ द पर्सन्स वर्किंग अंडर कैग, जो भी कैग के अंदर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंदर जो भी पर्सन्स काम करते हैं उनको अगर जो है अगर उनको प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रेसिडेंट, जो भी उनको प्रेसिडेंट जो उनकी सर्विस कंडीशंस का निर्धारण करता है वह कैग की ही अनुमति से, या फिर कैग अनुमति नहीं बोलेंगे, कैग से ही डिस्कस करके करते हैं। मतलब कैग तो ठीक है, कैग के साथ काम करने वाले तमाम ऑफिसर्स को भी जो सर्विस कंडीशंस दी जाती हैं वह कैग की ही साथ डिस्कशन के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सैलरीज, जो भी अकादमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं और जो भी सैलरीज हैं तो वो बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में लगभग जितने भी संवैधानिक निकाय हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जानकारी मिलती है उन सभी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में भी पूरे प्रोविजंस किए गए हैं और इसको वोट ऑफ पार्लियामेंट के तहत नहीं छोड़ा गया कि पार्लियामेंट की शक्तियों से ये परे है। नो मिनिस्टर्स कैन रिप्रेजेंट द कैग, कोई भी मिनिस्टर कैग की भूमिका को पार्लियामेंट में प्रदर्शित नहीं कर सकता। कैग की अपनी स्वायत्त भूमिका है और वह उसका निर्वहन करते हैं। ड्यूटीज़ एंड पावर्स, ड्यूटीज़ एंड पावर्स की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 149 से इनको ऑथोराइजेस पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ एंड पावर। आर्टिकल 149 इनको जो पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ एंड पावर उसके बारे में शक्तियाँ प्रदान करता है। ड्यूटीज़ पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 इनके लाया गया, जिसको 1976 में फिर से अमेंड किया गया और सेपरेट अकाउंट फ्रॉम ऑडिट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेपरेट अकाउंट जो ऑडिट एंड अकाउंट को है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत सेपरेट कर दिया गया। तो ऑडिट एक्सपेंसेस ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अब इनके ड्यूटीज़ एंड पावर्स क्या हो जाते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इंडिया के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के एक्सपेंसेस हैं उनको ऑडिट करते हैं, एंड स्टेट के लिए भी ऑडिट करते हैं, एंड यूटीज़ के लिए भी ये ऑडिट करते हैं। मतलब साफ तौर पे ऑडिट एक्सपेंसेस ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स बोथ, उसके बाद एंड यूटीज़ हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, और जहाँ भी यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ के भी अकाउंट्स को ये ऑडिट करते हैं। ऑडिट एक्सपेंसेस ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए करते हैं तो ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए भी करते हैं, एंड स्टेट्स, मतलब देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भी होता है और पर्टिकुलर एक स्टेट का भी होता है। इन द सेम मैनर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का भी होता है और अलग अलग स्टेट का भी होता है।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है ये जितने भी संवैधानिक महत्वपूर्ण पद हैं इनकी सैलरीज इन सब के लिए होते हैं, और कंटिजेंसी फंड लगभग एक आपातकाल जैसी स्थिति के लिए होता है। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, और जो भी पब्लिक अकाउंट्स होते हैं इंडिया एंड स्टेट्स के उनका भी ये ऑडिट करते हैं। ऑडिट्स ऑल अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम अकाउंट्स को ये ऑडिट करते हैं। ऑडिट रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर स्टेट्स के जितने भी रिसिप्ट्स हैं, जो भी उनको प्राप्त होते हैं, जो भी राशि उनको प्राप्त होती है और जो भी खर्चा वो करते हैं उसको ये ऑडिट करते हैं। ऑडिट एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स ऑफ, अब इन सेंटर स्टेट्स के एक्सपेंडिचर मतलब व्यय और आय का ऑडिट तो कर लिया, इसके अतिरिक्त ये क्या करते हैं, बॉडी फाइनेंस्ड विद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो भी बॉडी फाइनेंस्ड हो जाती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारे संस्थान हैं तो उन सबको भी ऑडिट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज, जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, महारत्न कंपनीज या ऐसा कुछ, तो जो इसके दायरे में आए उनको ही ऑडिट करते हैं। अदर कॉर्पोरेशंस एंड बॉडीज़, जो इसके अलावा तमाम जो बड़े कॉर्पोरेशंस एंड बॉडीज़ हैं उसको भी ऑडिट करते हैं। Audit all transactions of central related to debts, sinking funds, deposits, advances, suspense accounts and remittance etc. डेप्थ मतलब जब कोई चीज़ घाटे में जाती है उसको डेप्थ कहते हैं। सिंकिंग फंड्स जब कोई फंड डूब जाता है। डिपॉजिट्स जब कहीं पे कोई चीज़ को डिपॉजिट किया जाता है, सुरक्षित से रखा जाता है। एडवांसेस, किसी चीज़ के एडवांसेस मिलते हैं, जैसे कुछ आपने डील करी है, गवर्नमेंट डील है तो उसके कुछ एडवांसेस मिल गए। सस्पेंस अकाउंट्स, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि जो सस्पेंस मतलब इस तरीके से कि होल्ड होकर रखते हैं, उनका किसी प्रकार का फ़िलहाल उसमें आय व्यय नहीं हो रहा है। और रेमिटेंस, जो हमें बाहर से मुद्रा आती है, मतलब जो हमारे देश के लोग बाहर काम करते हैं तो वो जो मुद्रा, जो सैलरी उनको मिलती है उसको वो अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं। तो फॉरेन मनी को जब इंडियन करेंसी में चेंज किया जाता है तो उसके ऊपर कुछ रेमिटेंस चार्जेस लगते हैं। तो डेट द मनी डेट कम्स थ्रू डेट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड रेमिटेंस। ऑडिट अकाउंट ऑफ एनी अदर अथॉरिटी ऑन प्रेसिडेंट और गवर्नर्स रिक्वेस्ट, इसके अतिरिक्त किसी भी अथॉरिटी का, चाहे वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा रिक्वेस्ट कहे, गवर्नर या प्रेसिडेंट उनको बोलें कि सर आपको इस फला फला अथॉरिटी का आपको ऑडिट करना है, तो वो भी ये करते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर रिक्वेस्ट। प्रिस्क्राइब फॉर अकाउंट द एंड द स्टेट शुड केप्ट आर्टिकल 150, जो भी है ये प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम फॉर अकाउंट्स एंड द स्टेट शुड केप्ट आर्टिकल 150। यहाँ पे हमने अभी देखा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट 1976 का, जब इनने अकाउंट को ऑडिट से सेपरेट कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन क्योंकि इनने स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेपरेट नहीं किया है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए आज भी ये ऑडिट कर अकाउंट भी कर सकते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन भी कर सकते हैं। तो जो इनका ऑडिट का वर्क है ये सिर्फ इनका सेंट्रल के लिए है, लेकिन दे मेंटेन द अकाउंट्स वर्क एट ए स्टेट लेवल। सो उसकी जानकारी मिलती है हमें आर्टिकल 150 के थ्रू। सबमिट सेंटर ऑडिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, सेंटर ऑडिट रिपोर्ट को ये प्रेसिडेंट के सामने सबमिट करते हैं। केप्ट इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और जो कि प्रेसिडेंट हर रिपोर्ट के साथ जो करते हैं कि पार्लियामेंट की जो दोनों हाउसेस के सामने उस रिपोर्ट को रखते हैं, इसकी जानकारी मिलती है हमें आर्टिकल 151 से। सबमिट स्टेट ऑडिट रिपोर्ट टू गवर्नर, जब वो प्रेसिडेंट का काम सेंटर में है वही स्टेट लेवल पे गवर्नर का काम होता है। प्लेस बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर में सिंगल हाउस है तो विधानसभा में रखेंगे, और अगर डुअल हाउस है तो विधानसभा विधान परिषद दोनों में रख देंगे। आर्टिकल 151 में जानकारी मिलती है। सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटीज़, जितना भी किसी टैक्स या ड्यूटी में टोटल प्रोसीड्स, जितना नेट प्रोसीड्स का मतलब होगा प्रोसीड्स ऑफ टैक्स और ड्यूटीज़ माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। मतलब जैसे आपने किसी मार्केट से टैक्स कलेक्ट किया तो वहाँ पे आप ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, आप व्हीकल्स ले जाएंगे, आप जो भी मशीनरी यूज़ करेंगे उसका भी कुछ कॉस्ट लगेगा, कुछ सैलरीज वगैरह आपको देनी पड़ेंगी। तो नेट प्रोसीड्स होता है कि जितना आपको टैक्स या ड्यूटीज़ मिली उसमें से आपने कितना खर्च करने के बाद जो आपका बचा वो बचता है नेट प्रोसीड्स। तो ये नेट प्रोसीड्स को सर्टिफाई करते हैं और ये आर्टिकल 279 के अंदर हमें जानकारी मिल जाती है। चलिए
एक्ट एज गाइड फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसके लिए गाइड की तरह काम करते हैं। और एज आई एक्सप्लेन साइड की, ये लगभग इंडिया का सीए कहलाते होते हैं कि जितने भी अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड काम हैं ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। कंपाइल्स एंड मेंटेन अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अभी सब जगह ऑडिट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए इनका अमेंडमेंट के साथ सेपरेट नहीं हुआ है, तो जैसे कि हमने बताया कि 1976 का जो था, इसमें से अकाउंट्स जो थे अमेंडमेंट के साथ, अकाउंट्स जो सेंट्रल के थे और ऑडिट्स थे वो अलग अलग हो गए थे, लेकिन अभी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो अकाउंट है ये मेंटेन करते हैं। तो that's all for this part, and we will continue complete the role of CAG in the second part as well. So thank you so much, and I hope you enjoyed this lecture. So please do like, share and subscribe. और उम्मीद है कि आपको जो भी कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है काफ़ी इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा। और अगर आप ऐसे ही कंटेंट को और चाहते हैं या किसी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो कृपया हमें लिखें, कमेंट करें, और आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें कि जैसे ही हमारा वीडियो आता है तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, एंड वी विल कंटिन्यू द रोल ऑफ CAG and other facts in the second part as well. Have a good day.